हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इन्वायरमेंट बुक सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 7 है। इसमें हम देखेंगे वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय अनुकूलन, अर्थात एनवायरनमेंट एडॉप्टेशन। क्या होता है एडॉप्टेशन का सामान्य सा मतलब आप ऐसे समझिए, हम परिभाषाएं तो आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक पहले ये समझिए कि एडॉप्टेशन का मतलब ये होता है कि कोई जीव जो पहले बाहर रहता था, किसी दूसरे इन्वायरमेंट में रहता था, लेकिन उसे वहाँ से लाकर फिर से दूसरे इन्वायरमेंट में स्थापित कर दिया गया या वहाँ पे उसे संरक्षित किया गया, तो उसने अपने आप को वैसा ही ढाल लिया, उसे कहा जाता है अनुकूलन। जैसे आप जब घर से यहाँ पर आए दिल्ली में, बेंगलुरु में, तो आपको क्या हुआ कि पहले आपको यहाँ से उतना एडॉप्टेशन नहीं हो पाया, आप कई बीमारियों का शिकार हो गए, आपको यहाँ का पानी नहीं अच्छा लगा, यहाँ का माहौल नहीं अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे अब आपकी ये सारी चीज़ें हैबिट में बन गई और अब आप यहाँ पर ज़्यादा सहज फील करते हो अपेक्षाकृत अपने घर के। क्लियर? तो इसी को कहते हैं एडॉप्टेशन, अर्थात अनुकूलन। अब यही बात जब पर्यावरणीय अनुकूलन की हम करते हैं, तो ये वास्तव में जीव जंतुओं से संबंधित हो जाती है। जैसे किसी जीव तथा पौधे की बनावट या व्यवहार या जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, अनुकूलन कहलाता है। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे आज ऐसे पेड़ पौधे आते हैं जो बाहरी होते हैं, लेकिन उन्हें इंडिया में लोग डेकोरेशन के रूप में उपयोग करते हैं। कई सारे ऐसे आप फ्लावर्स को देखते होंगे, या आपको जब गिफ्ट में कोई फ्लावर्स देता होगा तो वो होती विदेशी प्रजातियां हैं, लेकिन वो इंडिया में इस समय उपजाई जा रही, अर्थात उनके एडॉप्टेशन को अनुकूलित किया गया। क्लियर? अब आपसे पूछा जा सकता है वास्तव में अनुकूलन कितने टाइप का होता है, तो अनुकूलन 3 तरह का होता है। एक होता है वंशागत, दूसरा उपार्जन, तीसरा पारिस्थितिकी। इसका क्या मतलब हुआ? वंशागत का मतलब कि जैसे कुछ लोगों का जिनका जन्म दिल्ली में हुआ है, तो वो दिल्ली के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिए। उपार्जन का मतलब कि आपको किसी चीज़ का अर्जन करना था, जैसे आपको ज्ञान का अर्जन करना था, तो इसीलिए आप अपने घर से दिल्ली आए या बेंगलुरु आए या राजेंद्र नगर आए, तो आपने क्या किया, अपने आप को ढाल लिया। पारिस्थितिकी का क्या मतलब कि इन्वायरमेंट ही वैसा बदल गया। जैसे अभी आप देख रहे हो कि सर्दी जाने वाली है, पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो अब आप क्या करोगे? अब ऐसा तो है नहीं कि आप जैकेट और स्वेटर पहनोगे, अब आप अपने आप को जैकेट हटा दोगे और जो ग्रीष्म काल के जो कपड़े हैं उनको निकाल कर पहनने की शुरुआत करोगे। यानी कि इन्वायरमेंट ने आपको ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। समझिए, इससे ज़्यादा आपको पर्यावरणीय अनुकूलन पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। समझ गए? अब हम देखते हैं कई आई अन्य शब्दावलियाँ, जैसे शीत निष्क्रियता। कई बार यूपीएससी आपसे इंडिपेंडेंट प्रश्न पूछती है कि निम्न में से कौन सा जीव या कौन से पादप शीत निष्क्रियता को दर्शाते हैं, या कौन से जीव ग्रीष्म निष्क्रियता को दर्शाते हैं। तो वहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम कैसे इन जीव जंतुओं को याद रखें। तो आपको मैं ये लिस्ट दे रहा हूँ, बस 3 से 4 इन्हीं जीव जंतुओं को याद करना है, और यूपीएससी ऐसा अगर प्रश्न पूछेगी तो आप उनको काफ़ी सहज भाव से टैकल कर लेंगे। क्लियर? शीत निष्क्रियता का मतलब क्या है? शीत का मतलब क्या होता है आप बताइए? शीत का मतलब होता है सर्दी। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिव ना होना, अर्थात इनएक्टिव। अर्थात सर्दियों में जो काम नहीं करते या जो सर्दियों में बिल्कुल शांति का भाव रखते हैं, वो जीव कहलाते हैं शीत निष्क्रियता। क्लियर? इसका सामान्य सा मतलब परिभाषा में देखते हैं। शीतकाल को सुषुप्तावस्था, अर्थात सुषुप्तावस्था में कि कोई काम धंधा नहीं करना है। जैसे होता है ना कि जब बच्चे आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, जब वो उनका रिजल्ट आ जाता है, तो वो उसके बाद फिर किताबें कहाँ पढ़ते हैं, वो करंट अफेयर्स थोड़ा ना पढ़ेंगे, फिर तो लवासना जाने की तैयारी करते हैं, जैसा कि आप लोग करेंगे। क्लियर? तो शीतकाल को सुषुप्तावस्था में बिताना शीत निष्क्रियता कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, बस ये लिस्ट आपको याद रखनी है। एक तो चमगादड़ आता है, दूसरा कंगारू आता है, तीसरा चूहा, चौथा भालू। बस आपको इन्हीं में से कई सारे ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई साहब क्या ये शीत निष्क्रियता के हैं, तो आप कहेंगे हाँ साहब,
ये शीत निष्क्रियता के अंतर्गत शामिल है। अब आता है ग्रीष्म निष्क्रियता। आप बिल्कुल समझ गए होंगे ग्रीष्म निष्क्रियता का क्या मतलब, कि शुष्क गर्म अवधि को निष्क्रिय अवस्था में बिताना ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाता है। जैसे गर्मियों के मौसम में जो जीव हैं वो काम नहीं करते, बिल्कुल सुसुप्त हो जाते हैं। जैसे आप ही को देख लो कि क्या आप भयंकर धूप में जब लू चल रही होती तब आप कहीं बाहर निकलते हो? आप नहीं जाते हो मिलने, आप कहते हो कि भाई शाम को मिलेंगे। क्लियर? तो वही चीज़ है ग्रीष्म निष्क्रियता। क्लियर? इसमें कौन कौन से जीव हैं? इसमें घोंघा आता है, केचुआ आता है और मधुमक्खी आती है। क्लियर? अब आप समझ गए कि चमगादड़, कंगारू, चूहा किस में आते हैं? शीत में। घोंघा, केचुआ, मधुमक्खियाँ किस में आती हैं? ग्रीष्म में। ये 4 से 7 प्राणियों को आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं, बाकी ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब आता है समतापी प्राणी। समतापी प्राणी का मतलब क्या होता है? हॉट ब्लडेड एनिमल्स। कई बार बच्चे इस वर्ड से कंफ्यूज रहते हैं कि हॉट ब्लडेड एनिमल्स का क्या मतलब होता है। हॉट ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये होता है सामान्य रूप से कि जिनकी बॉडी का जो खून है या जिनकी बॉडी का जो रक्त है वो गर्म होता है, या वो परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, उसे कहते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल्स। अब परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। ऐसे प्राणी जो अपने शरीर का तापमान शारीरिक क्रियाओं द्वारा एक जैसा बनाए रखते हैं, अर्थात बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो बट वो इतने कपड़े पहन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, या कई सारे ऐसे विटामिन या मिनरल्स खाएंगे। अब यहाँ पे ये मत कहना कि क्या पक्षी भी बादाम खाते हैं, तो खाते होंगे कोई ना कोई ऐसी हॉट चीज़ वो। क्लियर? तो ऐसे प्राणी जो अपने शरीर का तापमान शारीरिक क्रियाओं के द्वारा एक जैसा बनाए रखते हैं, बाहर का तापमान बदलते रहने पर भी, उन्हें कहा जाता है हॉट ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर? अर्थात उनके अंदर जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा तापमान को निश्चित करना या सहन सीमा के भीतर रखने की जो क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं क्या? हॉट ब्लडेड एनिमल्स। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे परिभाषाएं तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि हॉट ब्लडेड एनिमल्स के अंतर्गत कौन से एनिमल्स आते हैं। होता क्या है कि देखो, इन्वायरमेंट जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे समझ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि प्रश्न किस पे आएगा और किस पे नहीं आएगा। तो हमें ये पता हो कि समतापी प्राणी की परिभाषा नहीं पूछेगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम नहीं है। आपसे ये पूछेगा कि इसके अंतर्गत कौन से प्राणी आते हैं, तो वो आपको बताने होते हैं। देखो, परिभाषा जो होती है वो आपकी थिंकिंग के लिए होती है, जबकि प्रश्न आपसे एग्जाम्पल पे पूछा जाता है, और एग्जाम्पल आप तभी बता सकते हो जब आपको उसकी थिंकिंग पता हो, अर्थात उसकी परिभाषा पता हो। क्लियर? तो अब आपने देख लिया, अब आप बताओ, क्या मानव आता होगा? तो आता होगा। आप देखते हो कि मानव क्या करता है? एक्सरसाइज करता है, जैकेट पहनता है, सर्दीले कपड़े पहनता है, गर्मी में कपड़े उतार देता है। क्लियर? तो आप उससे समझ सकते हो। अर्थात जो भी जीव स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत होते हैं, चाहे मानव हो, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे पक्षी हो या कबूतर, ये सब के सब क्या होते हैं बताइए? ये सब के सब हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड मिला है, स्तनधारी वर्ग। आखिरकार स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं या उनका क्या फ्यूचर होता है? तो एक लाइन में आप बस ये समझ जाओ, बाकी हम आगे पढ़ाएंगे इसको, वर्ड को। वास्तव में ये बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक लाइन बता देते हैं। स्तनधारी वो वर्ग के जीव होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। क्लियर? साथ ही जिनके शरीर में बाल होते हैं। समझ गए? ये 2 फीचर मैंने बता दिए, और 3 से 4 फीचर होते हैं जो हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। समझ गए? अर्थात इन जीवों में शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता की प्रक्रिया का दिखना दुर्लभ है। क्या कहने का मतलब हुआ? अभी आपने पढ़ा ना कि शीत निष्क्रियता में क्या होता है कि सुसुप्तावस्था में बिताते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या होता है? गर्मी सुसुप्ता में बिताते हैं। क्या मानव सर्दियों में सुसुप्त रहता है या गर्मियों में सुसुप्त रहता है कि हाँ 3 महीने हमें कोई काम नहीं करना, 3 महीने कोई काम नहीं करना? ऐसा नहीं है ना। अर्थात इनमें ऐसी प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती, चाहे वो शेर हो। अब आप समझ गए। अब देखो, इसी चीज़ को कहते हैं थिंकिंग। अभी आपने चमगादड़ पढ़ा था, शीत और ग्रीष्म का। अब अगर क्वेश्चन ये दे दे कि शेर शीत निष्क्रियता का प्राणी है, मानो शीत निष्क्रियता का प्राणी, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे कि अरे भाई इनमें थोड़ा ना होता है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। क्लियर? तो आप समझ गए
कि ना तो मानव में, ना तो शेर में, ना कुत्ते में, ना पक्षी, ना कबूतर, इनमें शीत निष्क्रियता नहीं होती। समझ गए? चलिए, फिर आता है असमताप प्राणी। असमतापी प्राणी का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिनका जो रक्त होता है वो ठंडा होता है। अर्थात असमतापी प्राणियों में शरीर का तापमान उस वातावरण के समान होता है जिसमें वे रहते हैं। जैसे मछली है, वो मछली कैसे रहेगी? जिस पानी के टेम्परेचर में रहेगी उसी में रह पाएगी। जो स्नो लियोपॉड्स हैं या भालू जो हैं, उनका जो टेम्परेचर होगा वो वहाँ पे ही रह पाएंगे। क्लियर? उनको आप अपने घर में तो नहीं पाल सकते हो। समझ गए? अर्थात कई सारी असमतापी जैसे मेंढक तथा सांप अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नियंत्रित करते हैं। बाहरी पर्यावरण में तापमान परिवर्तन इन जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करता है। सिंपल सी बात है कि बाहर का टेम्परेचर इसको प्रभावित करता है। अब यहाँ पे अपवाद है मेंढक और सांप, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर? बॉडी के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि जब आप सर्दियों में जब खुदाई करते होगे कहीं पे, तो मेंढक नाली के नीचे बैठा मिलेगा। क्यों? वो अपने टेम्परेचर को वहाँ रेगुलेट कर रहा होता है। नोट: जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनकी लघु जीवन अवधि होती है, वे इफीमीरल कहलाते हैं। आपसे एक लाइन में पूछा जा सकता है कि इफीमीरल शब्द का क्या अर्थ है, तो आप बता सकते हो कि वे पौधे या वे पादप जो शुष्क स्थितियों में, अर्थात जब वहाँ पे पानी की उपस्थिति ना हो, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं और जिनकी जो जीवन अवधि होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि वो फिर समाप्त हो जाते हैं, वो इफीमीरियल कहलाते हैं। आप हमेशा जब वहाँ जाते हो, कह सकते हैं जहाँ पे ये सारे बागान के नर्सरी वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे जब आप पेड़ पौधे मांगते हो ना, आप कभी उससे कहिएगा कि मुझे इफीमीरियल पादप प्रजाति के पेड़ों को दिखाइए, तो आपको दिखाएगा। तो वास्तव में उनमें ना तो पानी डालने की ज़रूरत होती है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो जैसे बने वैसे ही काम करते रहते हैं, डेकोरेटेड होते हैं। क्लियर? चलिए, फिर आता है पर्यावरणीय प्रदूषण। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी न केवल इसमें प्रीलिम में पूछता है, बल्कि जब आप मेंस लिख रहे होते हो तो वहाँ पे सहायक होता है। तो देखते हैं वास्तव में पर्यावरणीय प्रदूषक होता क्या है। पर्यावरण के अजैविक घटकों, अजैविक पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, याद आ गया होगा कि जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल अर्थात मृदा। पर्यावरण के अजैविक घटकों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, प्रदूषण कहलाता है। सामान्य से अगर हम परिभाषा बात करें, देखो आपसे ऐसे तो पूछेगा नहीं कि पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में बताइए, परिभाषा ऐसे नहीं पूछेगा। आपको समझने के लिए बस इतनी टेक्निकल परिभाषा है, लेकिन हम इसको सामान्य लैंग्वेज में समझते हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण से आशय हम उसको लगाते हैं जो हमारे अजैविक घटकों के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षण में परिवर्तन लाए। भौतिक का मतलब कि जैसे आप देखोगे इन्वायरमेंट काफ़ी साफ है लेकिन पोल्यूशन की वजह से उसमें धुंध छा गई। रासायनिक का मतलब आप देखोगे कि लोगों की स्किन पे उसका नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैविक अभिलक्षणों में देखोगे कई सारे जीव जंतु मर जा रहे हैं उस प्रदूषण के कारण। क्लियर? अब पोल्यूशन क्या होता है, कई टाइप के होते हैं। जैसे जब हम पढ़ेंगे ना कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या होता है, काफ़ी डिटेल में देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्लियर? फिर आप देखिए प्राथमिक प्रदूषक। कई बार प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछती है कि निम्न में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत शामिल है। 3 से 4 आपको एग्जाम्पल दे देगा, आपसे पूछेगा। दूसरा आपसे कई बार पूछता है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन है और उसमें कौन से शामिल है, तो आपको बस वो नाम याद रखने हैं। क्लियर? प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं? ये प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे डीडीटी, प्लास्टिक, सीओ, CO2। अर्थात वो प्रदूषक जो अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं, जैसे मिले वैसे ही प्रदूषण फैलाने लगे। अर्थात कुछ लोग होते हैं ना कि जहाँ खाना खाया वहीं पे फैला दिया, मतलब साफ सफाई नहीं रखते हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है, यानी कि वो पूरी तरह से गंदगी करते हैं, तो वही कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। इसमें आप देखते हो डीडीटी। डीडीटी बेसिकली एक केमिकल है जिसका छिड़काव किया जाता है फसलों के लिए। क्लियर? प्लास्टिक आप देखते हो बॉटल्स या पॉलीथीन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। समझ गए? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
कि क्या द्वितीयक प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कहोगे नहीं भाई साहब ये प्राथमिक है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वितीयक है, तो आप कहोगे नहीं भाई साहब ये प्राथमिक है। क्लियर। अब आता है द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है। ये प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया से निर्मित होते हैं, अर्थात कई सारे जैसे CO मिल गया DDT के साथ में या प्लास्टिक मिल गया CO के साथ में, तो आपस में मिलकर जो ये नया प्रदूषक बनाते हैं वो द्वितीयक प्रदूषक होता है। क्लियर। जैसे आप देखोगे कई सारे नाम, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, अर्थात नाइट्रेट के साथ में जब पैराक्सीटिल मिला तो वो कहलाया क्या, द्वितीयक प्रदूषक। आपको बस ये याद रखना है, एक दो एग्जाम्पल और मिलेंगे वो अभी हम बता देंगे, समझ गए। अब आता है जैव निम्नीकरण प्रदूषक अर्थात बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन। बायोडिग्रेडेबल इंग्लिश में आप पढ़ते हो तो आप समझ जाते हो कि डिग्रेडेबल का मतलब ये हुआ जिससे हम पूरी तरह से रिसाइकिल कर पाएँ। नॉन डिग्रेडेबल का क्या मतलब हुआ, जैव अनिम्नीकृत, कि हम जिससे पुनः पुनर्चक्रित न कर पाएँ। जैसे आप देखते हो ना कि आपके घर में जैसे स्टील के बर्तन हुए या आपके घर में एल्युमिनियम के बर्तन हुए, तो एल्युमिनियम के बर्तन को हम फिर से पुनः चक्रित करके उन्हें एल्युमिनियम में तब्दील कर पाते हैं। या कई सारे धात्विक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम पुनर्चक्रित कर पाते हैं। या आप देखोगे कि जो कचरा होता है, आपने देखा होगा ना कि जब कचड़े वाली गाड़ी आती है तो आपसे क्या कहती है, खासतौर पर दिल्ली जैसे रीजन में या इंदौर जैसे रीजन में, कि आप हमें अलग अलग कचरा दीजिए। 5 से 6 बॉक्स होते हैं उसमें, कि गीला कचरा अलग दो, सूखा कचरा अलग दो, खाने वाला आइटम्स अलग दो, इसमें मतलब जो जानवरों को खिलाया जा सके। आप इसमें लोहे के पदार्थों को अलग डाल दो, कांच की चीज़ों को अलग कर दो। ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उनमें से कुछ को रिसाइकिल किया जाए। जैसे कांच को गलाया जाता है, जैसे जो खाने के पदार्थ हैं उनको वेस्ट को एक तरीके से मिट्टी में मिला के उससे खाद बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहलाती हैं। इनमें से कौन कौन आ सकते हैं, जैसे इसमें कचरा आ सकता है, इसमें मलमूत्र आ सकता है, इसमें सीवेज जो होती है अर्थात जो वेस्ट मैनेज होता है उसको हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं आदि, ये सब के सब आते हैं जैव निम्नीकृत प्रदूषक। क्लियर। और जैव का मतलब क्या है कि जीवों के द्वारा इन्हें निम्नीकृत करना। आपने देखा होगा कई बार आप जब कोई खाने का सामान लेकर आते हो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कुछ दिनों के बाद उसमें फंगस आ जाती, फफूंद लग जाती, तो वो वास्तव में उस खाने को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। उसे ही जैव निम्नीकृत कहते हैं और ये जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है। क्लियर। फिर आता है जैव अनिम्नीकृत। जैव अनिम्नीकृत का मतलब क्या है कि जिससे डिग्रेड न किया जा सके, अर्थात जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा विघटित नहीं होते। जैसे प्लास्टिक, आप कभी भी प्लास्टिक को चाहे 10 वर्ष में चाहे 5 वर्ष में जैसी आपने ज़मीन में उसे डाली थी वो वैसी ही बनी रहती। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे खतरनाक प्रदूषक है प्लास्टिक, कि प्लास्टिक को आप कम से कम उपयोग करें। क्यों, क्योंकि डिग्रेड नहीं हो पाती। इसीलिए कहा जाता है आप कपड़े के झोले इस्तेमाल करो क्योंकि वो डिग्रेड हो जाते हैं। समझ गए। फिर है भारी धातुएं। भारी धातुएं का मतलब क्या है, जैसे रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, जैसे सीसा जो होता है, ये कभी नहीं समाप्त होता है। आपको शायद नहीं पता होगा, एक छोटी सी घटना थी दिल्ली की, तो वहाँ पे बेसिकली एक पर्सन को रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल गया था और उसने सोचा है काफ़ी कोई अच्छी चीज़ है, उसने उसको खूब टोका पीटा, कबाड़ी वाले ने। धीरे धीरे उसकी स्किन बेकार हो गई, उसके घर वालों की स्किन बेकार हो गई। उसने फिर क्या किया, उसे कूड़े में फेंक दिया। उस कूड़े के आसपास के एनवायरनमेंट पूरा डिस्टर्ब हो गया। काफ़ी हाईलाइट न्यूज़ हुई थी आज से लगभग 20 से 30 वर्ष पहले। क्लियर। तो आप देख सकते हो डीडीटी जब छिड़काव किया जाता है, आप में से जैसे इस समय आप लोग अंगूर खा रहे होगे, कई सारे लोग अंगूर खा रहे होंगे, खासतौर पर ब्लैक वाला अंगूर आप देखना। ग्रीन वाला तो आप लोग देखते ही होंगे, लेकिन ब्लैक वाला देखना, उसके ऊपर काफ़ी सफ़ेद टाइप का केमिकल पड़ा होता है। और जब तक आप उसको बेहतरीन तरीके से नहीं धुलोगे ना अंगूर को, तब तक वो केमिकल नहीं जाता है। वास्तव में वो एक तरीके का डीडीटी ही होता है। हालांकि उसका नाम अलग है केमिकल का, लेकिन होता डीडीटी है, अर्थात वो पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। क्लियर। फिर आप कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विविध हाइड्रोकार्बन तथा कणिकाएं आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं। अर्थात SO2, NO2, CO2, CO, ये सब के सब प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा कि द्वितीयक प्रदूषक में कौन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4,
अब H2SO4 आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये आपको पता ही रहेगा। केमिस्ट्री की अगर बात होती है, अगर आपने 12 में केमिस्ट्री पढ़ी होती तो वहाँ पे हम याद रखते हैं कि हाँ HCl क्या होता है, H2SO4 क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल आदि द्वितीयक प्रदूषक हैं। साथ ही ओजोन और हाइड्रोजन पराऑक्साइड भी ये द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर? तो आप समझ गए कि वास्तव में द्वितीयक प्रदूषक की लिस्ट क्या क्या है और प्राथमिक प्रदूषक की लिस्ट क्या है। और द्वितीयक में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी पहले, क्या नाम था उसका? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्लियर? चलिए, अब आता है एरोसॉल। एरोसॉल पे यूपीएससी ने 2 से 3 बार प्रश्न पूछ लिए हैं, बट हम फिर भी इनको एक बार देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे मेंस में काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। एरोसॉल बेसिकली 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसॉल कहा जाता है। अब आप में से लोगों को लग रहा होगा सर ये माइक्रोन क्या है? माइक्रोन बेसिकली मापने की एक इकाई है, अर्थात जैसे आप सेंटीमीटर सुनते हो, आप मीटर सुनते हो, गज सुनते हो, हेक्टेयर सुनते हो, ये सब मापन की इकाइयाँ हैं ना। बिल्कुल उसी तरह माइक्रोन भी एक मापन की इकाई है। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो क्लास 12 में, तो वहाँ पे आपको मिलता क्या है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की पावर शायद 10 की पावर -12 होती है या -10 होती है, ऐसे ही कुछ होता है। 9 की पावर -10 उसको शायद माइक्रोन कहते हैं। अर्थात कि 1 मीटर से भी ना उसका 10 गुना से भी ज़्यादा कम, समझ गए, उसको कहते हैं हम 1 माइक्रोन। तो ये 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। क्लियर? हो सकता है कि मैं फिजिक्स में उतना अच्छा से ना बता पाया हूँ कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना है, लेकिन इतना पता है कि शायद 10 की पावर -10 है या 9 की पावर -10 है। आप उसे चेक कर लेना कभी। हालांकि इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा ना पढ़ना है हमें, बस कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ये ठोस भी हो सकते हैं और तरल भी हो सकते हैं। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है इन फ्यूचर 1-2 वर्षों के बाद, क्योंकि यूपीएससी की आदत है कि जब भी वो किसी प्रश्न को पूछती है फिर उसे गहराई में पूछती है कि जो एरोसोल होते हैं वो ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं और गैसी भी हो सकते हैं। तो आप कहोगे नहीं भाई साहब, ठोस और तरल तो माना, लेकिन गैसी नहीं हो सकते। क्लियर? एरोसोल को आप बेसिकली ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे लड़कियां जो फेस वॉश यूज़ करती हैं, लड़के जो फेस वॉश यूज़ करते हैं, उसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना प्लास्टिक के, आपने देखा होगा। खासतौर पर हिमालयन का जब आप यूज करते होगे, या यूथ का यूज करते होगे, या क्लीन एंड क्लियर का यूज करते होगे, या अन्य भी कई सारी कंपनियां, चाहे पियर्स हो, चाहे बहुत सारी कंपनियां, खैर उनको हमें नहीं देखना है। तो आप उनको यूज करते हो, या सुबह सुबह जब आप मैक्स फ्रेश मंजन यूज करते हो, तो उसमें जो ब्लू कलर के या रेड कलर के होते हैं ना प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, वही एरोसोल होते हैं। क्लियर? तो काफ़ी खतरनाक होते हैं। फिर आता है फ्लाई एश। फ्लाई एश पे भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया, लेकिन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्या मतलब? फ्लाई एश को आप ऐसा समझ सकते हो कि जो कोयला के जो ताप गृह होते हैं ना, या जहाँ पर आप एक तरीके से ऐसे समझो, जैसे आप लोग अपने घर में जब खाना आपके यहाँ बनता होगा, गांव में, घर यहाँ दिल्ली में नहीं, गांव में जब खाना बनता होगा तो आपकी माता जी लकड़ी के चूल्हे में जब खाना बनाती हैं लकड़ी का उपयोग करके, तो उस कोयले की वो जो राख बन जाती है ना, वास्तव में वही फ्लाई ऐश होती है। क्लियर? अब उसका क्या उपयोग किया जा सकता है, उसी से संबंधित है ये टॉपिक। आपने कई बार देखा होगा कई घरों में या कई अंगीठियों में इसी फ्लाई एश का उपयोग किया जाता है। वो कीचड़ की तरह लगता है, काला काला, और उसके लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कंकड़ की तरह वो बनाते हैं, मिथौड़ी टाइप की, मिथौड़ी जैसे आप कह सकते हो, पकौड़ियाँ टाइप की बनाते हैं, फिर उनको धूप में सुखा के फिर उनको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। क्लियर? कई बार आपने हल्की ईंटें देखी होंगी, वो वास्तव में फ्लाई एश की बनी होती हैं, अर्थात काफ़ी उपयोगी होते हैं। और फिर आपको क्या पता है कि अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि फ्लाई एश के क्या क्या उपयोग हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको एक ट्रिक बताई है कि उसमें चारों के चारों विकल्प वो सही होंगे, बिना देखे आप टिक करके आना, 100% वही सही होगा। क्लियर? और विश्वास न हो तो आप बैक ईयर में आओगे पेपर में, ऐसा ट्रिक यूज करना। अब देखते हैं है क्या वास्तव में। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। फ्लाई एश कणों का निर्माण एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। आपसे ये कंपोजिशन नहीं पूछेगा कि एल्युमिनियम सिलिकेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर बनता है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपसे बस ये पूछ सकता है कि हाँ ये कहाँ से उत्सर्जित होता है, तो कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से।
फ्लाई ऐश से निर्मित जो ईंटें होती हैं वो वजन में हल्की एवं सीमेंट की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होती हैं। क्लियर। साथ ही आप देखोगे इसमें भूमि भराव एवं खानों के भराव में प्रयोग किया जाता है। भूमि भराव का क्या मतलब कि आपने देखा होगा ना कि कई सारे खेतों का उपयोग किया जाता है ईंट भट्ठों के रूप में, अर्थात उनसे उस मिट्टी का उपयोग ईंटों बनाने में किया जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी खालीपन आ जाता है। तो उसको भरने के लिए इस फ्लाई ऐश का उपयोग कर सकते हैं हम। खानों की जब खुदाई होती है, कोयला निकाला गया तो वहाँ पे खालीपन हो गया, तो उसे कैसे भरा जाए उसमें भी हम फ्लाई ऐश का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर। इसको खेतों में छिड़काव करने से मृदा की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाकर फसल की पैदावार बढ़ा देती है। क्लियर। अर्थात ये कई प्रकार का उपयोगी हो सकता है। अब आपसे प्रश्न पूछा कैसे जा सकता है आगे, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वास्तव में खेतों के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है। तो आप बता सकते हो कि ये मृदा की जल ग्रहण क्षमता को कम कर सकता है, मृदा की जल ग्रहण क्षमता अपरिवर्तित रहती है, मृदा की जल ग्रहण क्षमता बढ़ा देती है। अब ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछता है तो आप बता दोगे कि साहब मृदा की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाकर ये फसल की पैदावार को बढ़ा देता है। क्लियर। तो आज हम केवल यहीं तक डिस्कस करेंगे। अपने पार्ट 8 में फिर हम प्रदूषण के कई सारे मापदंड, प्रदूषण को फैलाने वाली कई सारी विधियों के बारे में टैकल करेंगे। क्लियर। तो आज आपने देखा कि हमने कई सारे टॉपिक कवर किए। एरोसॉल क्या होता है, फ्लाई ऐश क्या होता है, साथ में प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, जैव निम्नीकृत, जैव अनिम्नीकृत, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है, एडॉप्टेशन क्या होता है अर्थात अनुकूलन क्या होता है, समतापी प्राणी, और आप कह सकते हो कोल्ड ब्लडेड प्राणी या ग्रीष्म निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता, इन सारे टॉपिक को हमने कवर किया और काफ़ी सरल तरीके से किया। क्लियर। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक अच्छे लगे होंगे, लैंग्वेज आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।